बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ये है कि जिस तरह से मैंने ये बताया था कि उर्दू में मैंने प्रेजेंटेशन की वीडियो सेंड की है कि किस तरह से उर्दू में पेपर यानी उर्दू मीडियम वाले किस तरह से पेपर करेंगे, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, इन यानी 3 बुक्स होती हैं, इसके हिसाब से यानी बुक्स के हिसाब से यानी पेपर करना है आपने, तो किस तरह से करना है। तो मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। तो अब मैंने साथ अभी ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए की है कि इंग्लिश में किस तरह से पेपर को हल करना है, यानी बोर्ड की पेपर शीट को इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से ये शीट है इसी तरह से ये शीट आती है। तो शीट को आप मैं ज़रा इसको छोटा ज़रा कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लेरिफाई हो जाए। तो ये देख सकते हैं ये शीट बिल्कुल एज इट इज़ बोर्ड की इसी तरह से आती है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपने किस तरह से इसको हल करना है। तो आइए चलते हैं हम इस अपने टॉपिक पे कि हमने किस तरह से इंग्लिश को पेपर को हल करना है। ये याद रख लीजिएगा कि हमेशा रिप्रेजेंटेशन बड़ी जो है ना, हमेशा रिप्रेजेंटेशन यानी पेपर को आपने किस तरह से हल करना है ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि बोर्ड में हमेशा जो होते हैं वो बोर्ड वाले ये चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना प्यारा खूबसूरत करके कितना लिखा हुआ है। कई कुछ बच्चे होते हैं मोस्टली के जिनको आता सब कुछ होता है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करना आता था, यानी उनको नीट एंड क्लीन नहीं लिखना आता होता। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप में कुछ कमी है यानी सही तरह से नहीं लिखा जाता, तो आता आपको लेसन है लेकिन आपको सही तरह से लिखना नहीं आता, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा सही तरह से हल करें। तो इसीलिए मैंने उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है जिनको आता मोस्टली लेसन आता होता है लेकिन उनको ये लिखना वाला काम होता है यानी उनकी राइटिंग नहीं ठीक होती। तो वो चाहते हैं कि अपनी राइटिंग को ठीक करें। तो मैंने इसके लिए अपन एक बच्चे का पेपर था वो मेरे पास पड़ा हुआ था, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे का एक पेपर है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ इस पे ताकि जो बच्चों को जिन बच्चों को यानी सही कुछ मसला है राइटिंग में तो उनको पता लग जाए। तो ज़रा ये याद रख लीजिएगा कि हमेशा रिप्रेजेंटेशन बड़ी चीज़ होती है। मैं इसी वजह से ये बातें बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएँ कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर आपने एक प्लेट ली, आपको आप कभी गौर कीजिएगा हमेशा आप इंसान हो तो वो एक गंदे गंदे बर्तन में खाना पसंद नहीं करता है। तो ये कैसे की बात हो सकती है कि एग्जामिनर को ये फील हो कि चाहे बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है एज इट इज़ राइट लिखा हुआ है लेकिन बेहतर करके और प्यारा नहीं ना लिखा हुआ, तो एग्जामिनर भी ना वो सही तरह से इंटरेस्ट नहीं लेता उस पेपर में और वो इतने नंबर नहीं देता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी पहले राइटिंग को और प्रेजेंटेशन को ज़रा अच्छा कर दीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। तो मैंने उसके लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो देख लें ज़रा। सबसे पहले है हमारा सब्जेक्टिव टाइप। उर्दू में होता है हमारा हिस्सा इंशाइया, यानी सब्जेक्टिव टाइप आप इस तरह से लिखेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज़ ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। अगर आपने ब्लू मार्कर से बिलफर्ज आप चाह रहे हैं ब्लू मार्कर से लिखना है तो फिर आप ब्लैक से लाइनें लगाएंगे और ब्लू से ये दोनों साइडों पे आप फिर ब्लैक से ही लगाएंगे अगर आपने ये वाला ब्लू से लिखना है। तो बाकी ये भी माशाल्लाह बेहतर लिखा हुआ है, बाकी आपको जिस तरह से बेहतर लगे। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है पार्ट 1 दूसरा हिस्सा होता है ये वाला। पार्ट 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड के जब शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं यानी जो पेपर मिलता है उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है हिस्सा, उर्दू में लिखा होता है हिस्सा अव्वल और इंग्लिश में लिखा होता है पार्ट 1। तो आपने पार्ट 1 यानी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना वो पार्ट है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास पहला, यानी एमसीक्यूज के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो हम सिंपल लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं लिख सकते, हम शॉर्ट आंसर लिखेंगे, यानी आंसर हम कर रहे हैं तो इसी वजह से आंसर लिखेंगे। इसी तरह एज इट इज़ अगर हमने 1 को शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम 1 की नंबरिंग देंगे। और ये जिस तरह से बच्चे ने किया हुआ है दोनों साइडों पे सर्कल लगा के तो लाइन लगाई, इसी तरह से बिल्कुल एज इट इज़। मिसाल के तौर पर फ़र्क आ जाता है, तो फ़र्क आपने किस तरह से हमेशा जब पेपर करते हैं केमिस्ट्री का हो चाहे बायो का हो चाहे फिज़िक्स का हो, ये मोस्टली 3 सब्जेक्ट और साइंस का हो, साइंस यानी जनरल साइंस जनरल आर्ट्स वाले जो होते हैं उनके लिए, तो कोशिश कीजिएगा जब डिफरेंस लिख रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 2 डिफरेंस होने चाहिए दोनों के, यानी दोनों पार्ट्स के 2-2 डिफरेंस होने, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा
छोटे मार्क्स के यानी छोटा अगर आपने लिखा हो थोड़ा तो नंबर कम ही मिलते हैं, नंबर पॉइंट्स में मिलते हैं, यानी 1.5 हो गए या 1 नंबर मिल जाता है, तो इस तरह से कम नंबर मिलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा सही तरह से ना दोनों पार्ट्स को, यानी मैं ये यानी अगर देखें ज़रा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, हालांकि पूछा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पूछा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं पूछी हुई, तो आप साथ एग्जाम्पल भी इसकी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने जिस तरह से दरमियान में ये मैंने लाइन लगाई हुई, यानी बच्चे ने लाइन लगाई हुई है, इसी तरह से आपने लाइन लगानी है ब्लैक से मार्कर से। फिर उसके बाद आ जाती दूसरे, या अगर जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये चीज़ को मद्देनज़र रख लीजिएगा कि आपको अगर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो या 8वां शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप नंबरिंग 8वें की देंगे, ना कि पहले दूसरे की। आप मिसाल तौर पर कुछ बच्चे करते हैं ना जिनको पता नहीं होता, तो वो इस तरह से करते हैं, पहला कर रहे हैं ना तो उससे अगला मिसाल तौर पर उनको 8वां आता है तो वो 8वां नहीं लिखते, वो दूसरा लिख देते हैं। लेकिन हमेशा काउंटिंग अगर आप 8वां करें तो आप 8वां ही लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ को मद्देनज़र रख लीजिएगा। तो आगे है, आगे आगे है, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें ज़रा 8वां अगर शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 8वें की नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे उसको हल, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, यानी इसी तरह से एज इट इज़। ये देख सकते हैं आप, ब्लू से इसने लिखा हुआ है, बच्चे ने मार्क ब्लू मार्कर से इसने हाईलाइट किया हुआ, यानी डेफिनेशन के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में। तो इसमें इसके अंदर एक हेडिंग अगर बनानी हो तो वो ब्लैक मार्कर से बना दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एज इट इज़ जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर है 2 जिस तरह से लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाता है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, फिर इधर नीचे बस इस बच्चे ने एक गलती की है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद इधर जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं किया, जिस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट आंसर, तो आप कोशिश कीजिएगा इधर भी शॉर्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये भी शॉर्ट आंसर का पार्ट है, तो इधर भी शॉर्ट आंसर लिखने, ठीक है। तो उसके बाद ये डिफरेंस है, ये सवाल क्लियर है क्योंकि एज इट इज़ पीछे वाला है सारा। तो आगे है फार्मूला, ये सारा कुछ वही चीज़ें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट आंसर के लिए होता है, बच्चे ने इधर भी शॉर्ट आंसर नहीं लिखा है, यानी इसकी गलती है। तो आप इधर भी शॉर्ट आंसर लिखेंगे, यानी ये वाली जगह पे शॉर्ट आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये भी शॉर्ट आंसर का पार्ट है। तो अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें? लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जिस तरह से हमने शॉर्ट इसने लिखा था ना बच्चे ने शॉर्ट आंसर, आप इधर शॉर्ट क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन के जगह आंसर भी लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा लॉन्ग आंसर का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर पहला पार्ट है तो पहला पार्ट आप करेंगे, मिसाल के तौर पर ये देख सकते हैं, पहला पार्ट है कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। कंपाउंड, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, जब भी आप लॉन्ग लिख रहे हो तो हेडिंग के बगैर लॉन्ग नहीं लिखना, चाहे उसकी हेडिंग बनवाई है टीचर ने या नहीं बनवाई है या नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हेडिंग जब बना देते हैं तो लॉन्ग की रिप्रेजेंटेशन प्यारी लगती है। तो ज़रा हेडिंग बनाना आपके लिए मौजू है, यानी लाजमी है, तो आप हेडिंग ज़रूर बनाइएगा इन चीज़ों की, क्योंकि हेडिंग बनाने से एक तो लेंथी हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, और दूसरा ज़रा प्यारा प्यारा लगता है थोड़ा सा। तो ये जिस तरह से डिफरेंस लिखा हुआ है बच्चे ने, इसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंट, कोशिश कीजिएगा कि जो भी लॉन्ग करें आप एटलीस्ट आपका 1.5 शीट तक जाता हो, क्योंकि बोर्ड वाले यही तवक्कुआत करते हैं कि जो लॉन्ग, ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग लेंथी, लॉन्ग का नाम से ही ज़ाहिर है कि लेंथी सवाल, तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को लेंथी करने की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इधर भी बच्चे ने एक गलती की है, लॉन्ग आंसर लिखना था, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 यानी इसका आगे है आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में तो ये देख सकते हैं, इसमें एक गलती है कि आयनिक बॉन्ड है, इस तरह से इसने, इस बच्चे ने थोड़ा लिखा हुआ है, आगे भी थोड़ा सा आया था पेज, वो नहीं इसमें ऐड किया, तो ये बच्चे ने थोड़ा लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप लॉन्ग लिख रहे हो तो आपने लेंथ ही थोड़ा सा लिखना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अगर ना भी आई हो तो मुझे मिसाल तौर कोई गलती हो, अगर कोई वीडियो में, यानी कोई मिसाल के तौर पर किसी किसी भी जगह, तो मुझे ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं बेहतर कर सकूं उसको। तो अगर बेहतर लगी हो तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में ना पता चल सके। तो ये खैर इतना अभी इतना ख़ास नहीं, इंशाल्लाह मैं खुद भी ना
जिस तरह से मैंने एक वीडियो पीछे अपलोड की है उर्दू मीडियम के हवाले से, उर्दू मीडियम के हवाले से, तो मैंने खुद ज़रा राइटिंग के हिसाब से थी, तो ये किसी बच्चे का पेपर था, इसी वजह से इतना यानी इसमें मौजू में नहीं लिखा। इंशाल्लाह मैं खुद ऐड करके ना पेपर को, तो मैं उसमें ज़रा सही तरह से कर दूँगा, प्रेजेंटेशन कर दूँगा। बाकी ये जस्ट ओवरव्यू बच्चों के लिए, क्योंकि 9th क्लास के पेपर जल्द हैं, तो इसकी वजह से मैंने ये चाहा कि टाइम पे ये वीडियो बच्चों को दे दी जाए। चलें, ना होने से बेहतर है कुछ हो जाना। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ी सी राइटिंग में मसला है, तो वो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा कवर कर लें तो बेहतर होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ इसी तरह की वीडियोज़, यानी टॉपिक के मतलब की कोई वीडियोज़ होगी तो वो भी, यानी किसी टॉपिक के मतलब तो वो भी मैं सेंड करता रहूँगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप पेपर देने जाएँ तो टेंशन नहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे बड़ी हमेशा जो सामना करना पड़ता है वो 9th क्लास वालों को टेंशन बड़ी होती है, क्योंकि वो उनका पहला पहला साल होता है यानी बोर्ड के यानी पेपर का। ना 10th वालों को, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को इतनी टेंशन नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा कि टेंशन नहीं लेनी। जब टेंशन इंसान ले लेता है तो कुछ चीज़ें होने आने के बावजूद भी ये नहीं आती हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप इजी होके याद करके, जितना हो सके उतना याद करके और बेस्ट तरीके से करके, जिस तरह से मिसाल तौर पर आप कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ें जस्ट मैं आपको वीडियो बनाई है तो आपके लिए, बस ये राइटिंग के लिए आपको दिखाने के लिए नहीं बनाई। तो आपका काम यही है कि आप इस पर अमल भी करें, ताकि आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको जब एक मरतबा लिखेंगे तभी ये हल हो जाएगा। करीबन मेरी भी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट कर दी। तो ये एक मरतबा से नहीं, करीबन 5-5, 10-10, 15-15 मरतबा भी लिखने के बाद ये चीज़ें सारी हल होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस ही हर चीज़ है, और मेहनत मेहनत करेंगे तो तभी ये मुमकिन हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।